नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक दर्दनाक सड़क हादसे की कहानी नहीं है। बिल्कुल, ये कहानी है फ्लोरिडा के कैमरन हेरन की। हाँ, एक ऐसा मामला जिसमें तेज रफ्तार है, एक भयानक टक्कर और फिर एक बिल्कुल अप्रत्याशित सोशल मीडिया तूफान जिसने दुनिया भर में बहस छेड़ दी। सही कहा। हमारे पास इस केस से जुड़े कई समाचार लेख हैं, कुछ अदालती दस्तावेज भी हैं और रिपोर्ट्स भी। तो आज हमारा मकसद है कि इन सभी स्रोतों की गहराई में उतरकर ये समझें कि 23 मई 2018 को असल में हुआ क्या था। और ये भी कि अदालत ने एक 18 साल के लड़के को 24 साल की सजा क्यों दी। हाँ, और सबसे जरूरी सवाल, कैसे ये मामला कानून की दुनिया और कह सकते हैं इंटरनेट की अदालत के बीच एक बड़ी टक्कर बन गया। बिल्कुल, ये केस सिर्फ अपराध और सजा के बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि मतलब आज की डिजिटल दुनिया में किसी कहानी को लेकर लोगों की धारणा कैसे बनती है और उस धारणा का न्याय की प्रक्रिया पर क्या असर पड़ सकता है या शायद नहीं पड़ सकता है। तो चलिए इस केस की हर परत को खोल कर देखते हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है साउथ टैम्पा फ्लोरिडा की एक बहुत ही खूबसूरत सड़क बेशोर बुलेवार्ड से। हाँ, ये पानी के किनारे बनी एक लंबी सड़क है जहाँ लोग अक्सर टहलने जॉगिंग करने आते हैं। एक बहुत ही पब्लिक स्पेस है। और तारीख थी 23 मई 2018। उस दिन दो किशोर 18 साल का कैमरन हेरन और 17 साल का जॉन बैरन्यू अपनी अपनी कारों में थे। हेरन एक चमचमाती नई 2018 फोर्ड मुस्टैंग चला रहा था। उसे वो गाड़ी कुछ ही दिन पहले हाई स्कूल ग्रेजुएशन के तोहफे में मिली थी। और वे सिर्फ गाड़ी नहीं चला रहे थे, मतलब गवाहों के मुताबिक वो एक दूसरे से रेस लगा रहे थे। रेस? शहर की सड़क पर? हाँ, ट्रैफिक के बीच से खतरनाक तरीके से निकल रहे थे। ये समझना जरूरी है कि बेशोर बुलेवार्ड पर रेसिंग एक पुरानी और खतरनाक समस्या रही है। अच्छा। उस इलाके में स्पीड लिमिट 40-45 मील प्रति घंटा है, जो भारतीय सड़कों के हिसाब से देखें तो करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और फिर कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल गया। हेरन की मस्टैंग ने सड़क पार कर रही 24 वर्षीय जेसिका राइजिंगर रॉबिनोल और उनकी गोद में मौजूद 21 महीने की बेटी लिलिया को टक्कर मार दी। और यहीं पर इस केस का सबसे चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है, जो गाड़ी के डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स से मिला। क्या मिला उसमें? टक्कर से ठीक 1 सेकंड पहले हेरन की रफ्तार 102 मील प्रति घंटा थी। 1 मिनट, क्या कहा? 102 मील प्रति घंटा? जी, 102 मील प्रति घंटा। ये तो लगभग 165 किलोमीटर प्रति घंटा है। वो भी शहर की एक सड़क पर जहाँ लोग टहल रहे होते हैं। मतलब यकीन नहीं होता। हाँ, इतनी रफ्तार पर तो गाड़ी एक मिसाइल जैसी बन जाती है। बिल्कुल। उसने आखिरी पलों में ब्रेक लगाने की कोशिश जरूर की, लेकिन इतनी ज्यादा रफ्तार पर टक्कर को टालना नामुमकिन था। टक्कर बहुत जोरदार थी। और नतीजा बेहद दुखद था। जेसिका की मौके पर ही मौत हो गई और उनकी बेटी लिलिया ने अगले दिन अस्पताल में दम तोड़ दिया। एक पल की लापरवाही और एक पूरा परिवार तबाह हो गया। बिल्कुल। इस भयानक हादसे के बाद जाहिर है कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। तो चलिए अब इसके कानूनी पहलू को समझते हैं। हेरन और बैरन्यू दोनों पर क्या आरोप लगाए गए? दोनों पर कई गंभीर आरोप लगे, जिनमें सबसे मुख्य था गैर इरादतन हत्या, जिसे वेहिकुलर होमिसाइड कहते हैं, और हाईवे पर रेसिंग। ये गैर इरादतन हत्या का क्या मतलब है? मतलब ये कि हेरन ने जानबूझकर किसी को मारना नहीं चाहा। इसका मतलब है कि उसने इतनी लापरवाही और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाई कि उससे किसी की मौत हो गई। अच्छा, तो इरादा साबित नहीं करना होता? नहीं, अभियोजन पक्ष को सिर्फ जानलेवा लापरवाही साबित करनी होती है। और फिर मुकदमा चला? दरअसल मुकदमे से ठीक पहले दिसंबर 2020 में दोनों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया। ओह, तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया? हाँ, एक तरह से। इससे जूरी ट्रायल की जरूरत खत्म हो गई और मामला सीधे सजा सुनाई जाने वाले चरण में पहुंच गया। तो फैसला क्या आया? सजा क्या मिली? 8 अप्रैल 2021 का सजा सुनाई गई। जॉन बैरन्यू, जो दूसरी कार चला रहा था, उसे एक समझौते के तहत 6 साल की जेल और 15 साल की प्रोबेशन की सजा मिली। ठीक है, 6 साल। और कैमरन हेरन, जिसकी कार से टक्कर हुई थी, उसे हिल्सबरो काउंटी के जज ने 24 साल की जेल की सजा सुनाई। 24 साल? हाँ, 24 साल। ये तो बहुत ज्यादा लगता है, खासकर जब उसका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और वो सिर्फ 18 साल का था। बिल्कुल, यह सामान्य से काफी ज्यादा थी और इसी वजह से ये इतनी बड़ी खबर बनी। क्या जज ने इतनी लंबी सजा का कोई खास कारण बताया? हाँ, फ्लोरिडा के कानून के तहत इस अपराध के लिए अधिकतम सजा 30 साल हो सकती थी।
जज ने अपने फैसले में कहा कि हेरिंग की रफ्तार, उसका जानबूझकर रेसिंग करना और बेशोर बुलेवार्ड जैसी सार्वजनिक जगह पर लोगों की जान को खतरे में डालना, ये सब वजहें थी। हाँ, ये सब कारक थे। उन्होंने इसे गंभीर रूप से गैर जिम्मेदाराना हरकत बताया। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह सजा न्याय से ज्यादा एक मिसाल कायम करने के लिए दी गई थी, ताकि उस सड़क पर रेसिंग करने वालों को एक कड़ा संदेश जाए। तो एक तरफ एक भयानक लापरवाही है जिसकी वजह से 2 जानें गईं, और दूसरी तरफ एक 18 साल का लड़का और उसे 24 साल की सजा। ये न्याय के किस सिद्धांत पर आधारित है? क्या ये सजा समाज के लिए एक मिसाल कायम करने के लिए थी, या फिर ये सिर्फ एक बदले की भावना है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कानूनी तौर पर जज को अपराध की गंभीरता और समाज पर उसके असर को देखना होता है। जैसा मैंने कहा, बेशोर बुलेवार्ड पर रेसिंग एक पुरानी समस्या थी, तो जज एक कड़ा संदेश देना चाहते थे शायद। लेकिन यहीं पर बहस शुरू होती है। क्या एक व्यक्ति की पूरी जवानी को एक संदेश के लिए खत्म कर देना सही है? कानून सुधार की भी बात करता है, लेकिन 24 साल की सजा में सुधार की गुंजाइश बहुत कम दिखती है। क्या हेरन की टीम ने इस सजा के खिलाफ अपील की? हाँ, बिल्कुल, कि सजा सुनाए जाने के बाद भी ये कानूनी लड़ाई खत्म नहीं हुई। हेरन की कानूनी टीम ने सजा कम करवाने के लिए कई अपीलें और याचिकाएं दायर की। क्या दलील दी उन्होंने? उन्होंने दलील दी कि उनके वकील ने प्रभावी ढंग से उनका बचाव नहीं किया और सजा बहुत ज्यादा है, लेकिन अब तक उन्हें इन अपीलों में कोई सफलता नहीं मिली है। तो कानूनी तौर पर मामला यहाँ एक तरह से बंद हो गया, उसे सजा मिल गई। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, इसके बाद एक और अदालत लगी। हाँ, अदालत के बाहर एक और अदालत लग रही थी, इंटरनेट की अदालत। और वहाँ का फैसला जज के फैसले से बिल्कुल अलग था। बिल्कुल अलग। 2021 में हेरन की सजा के बाद ये केस अचानक टिकटॉक और ट्विटर पर वायरल हो गया। ये बात थोड़ी हैरान करती है। दुनिया भर में हजारों सड़क हादसे होते हैं, कई इससे भी ज्यादा भयानक। तो फिर कैमरन हेरन का मामला क्यों इतना वायरल हुआ? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या सिर्फ उसके लुक्स की वजह से, जैसा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया, या कुछ और भी था? देखिए, ये एक जटिल मिश्रण था। लुक्स ने निश्चित रूप से एक भूमिका निभाई और मीडिया का ध्यान खींचा, जिससे टू क्यूट टू गो टू जेल, यानी इतना प्यारा कि जेल नहीं जाना चाहिए, जैसा एक नैरेटिव बना, जो कि बहुत ही सतही बात है। बहुत ही सतही और विवादास्पद। लेकिन इसके अलावा भी कुछ था। वो क्या था? कई लोगों के लिए ये एक युवा से हुए भयानक गलती की कहानी थी, जिसकी सजा उन्हें हद से ज्यादा लगी। उन्हें लगा कि सिस्टम एक नौजवान की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अच्छा। #Justice for Cameron Herron जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लाखों लोग जो इस केस की बारीकियों को शायद नहीं जानते थे, वो हेरन के लिए नरमी या रिहाई की वकालत करने लगे। लेकिन क्या ये सब असली लोग थे या इसमें कुछ और भी था? ये एक और दिलचस्प पहलू है। टैंपा बे टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन अकाउंट्स में एक बड़ी संख्या बॉट्स की भी थी। बॉट्स मतलब ऑटोमेटेड अकाउंट्स? हाँ, बिल्कुल, ऐसे ऑटोमेटेड अकाउंट्स जिन्हें इस अभियान को और ज्यादा फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ये एक परफेक्ट स्टॉर्म बन गया। कुछ असली समर्थक, कुछ सतही वजहों से जुड़े लोग और बहुत सारे बॉट्स, सब मिलकर इस कहानी को दुनिया भर में फैला रहे थे। तो इस ऑनलाइन समर्थन का क्या कोई कानूनी असर हुआ? क्या इससे जज के फैसले पर कोई प्रभाव पड़ सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कानूनी विशेषज्ञों ने बार बार स्पष्ट किया कि ऑनलाइन सोशल मीडिया के समर्थन का न्यायिक फैसलों पर कोई असर नहीं होता है। अदालतें कानूनी सबूतों, गवाहों के बयानों और कानूनों के आधार पर काम करती हैं। ट्विटर ट्रेंड्स के आधार पर नहीं? बिल्कुल। एक जज को कानून के दायरे में रहकर फैसला लेना होता है। ये कानूनी जवाबदेही और सोशल मीडिया की भावनाओं के बीच एक सीधी टक्कर थी, जहां कानून की जीत हुई। तो फिर इस पूरे ऑनलाइन अभियान का मतलब क्या निकला, अगर इसका कानूनी नतीजा कुछ नहीं होना था? इसका मतलब न्याय प्रणाली पर असर डालना नहीं था, बल्कि न्याय की धारणा पर असर डालना था। इसने लोगों के बीच ये बहस छेड़ दी कि न्याय क्या है। सही बात है। क्या 24 साल की सजा न्याय है? इस अभियान ने हेरन को एक अपराधी के बजाय एक पीड़ित के तौर पर पेश करने की कोशिश की, और कह सकते हैं कि काफी हद तक वे लोगों की धारणा बदलने में कामयाब भी हुए। ठीक है, तो जेल की सजा और हैशटैग के अलावा इस मामले के वास्तविक दुनिया में क्या परिणाम हुए? क्या पीड़ितों के परिवार को किसी तरह का मुआवजा मिला? हाँ, आपराधिक मामले के अलावा एक सिविल मुकदमा भी चला। ये अलग होता है, जहां पीड़ितों का परिवार आर्थिक मुआवजे की मांग करता है। अच्छा। इस मामले में दोनों हेरन और बेरेन्यू के परिवारों की बीमा पॉलिसियों के माध्यम से पीड़ितों के परिवारों को कम से कम $6.4 मिलियन का भुगतान किया गया। $6.4 मिलियन? हाँ, हालांकि कोई भी रकम उनके नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती,
लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और उस सड़क का क्या हुआ, बेशोर बुलेवार्ड का, जहां यह हादसा हुआ था? इस त्रासदी का एक सकारात्मक नतीजा भी निकला, अगर हम ऐसा कह सकें तो। वाकया इस घटना के बाद बेशोर बुलेवार्ड पर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और स्पीड लिमिट कम करने की मांग तेज हो गई। स्थानीय प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की और सड़क को पैदल चलने वालों के लिए और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए कई बदलाव किए गए। तो कम से कम उस घटना ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक जरूरी बहस को तो जन्म दिया। हाँ, ये कह सकते हैं। तो जब हम इस पूरे मामले को देखते हैं, एक भयानक हादसा, एक लंबी सजा और एक अजीब सा सोशल मीडिया अभियान, तो इसका निचोड़ क्या है? संक्षिप्त में ये मामला 3 मुख्य वजहों से आज भी प्रासंगिक है और बहस का विषय है। पहली वजह, पहला, ये किशोर द्वारा की गई रेसिंग के घातक परिणामों की एक भयानक याद दिलाता है। ये एक चेतावनी है कि तेज रफ्तार का रोमांच कितनी आसानी से एक त्रासदी में बदल सकता है। और दूसरा शायद सजा की लंबाई को लेकर है। बिल्कुल, दूसरा कारण है एक ऐसे अपराध के लिए 24 साल की लंबी सजा जो हिंसक इरादे से नहीं बल्कि घोर लापरवाही से किया गया था। ये न्याय प्रणाली में सजा के उद्देश्य पर सवाल उठाता है कि सजा का मकसद सिर्फ दंड देना है या सुधार भी है। एग्जैक्टली। और तीसरा और शायद सबसे आधुनिक पहलू वो है कानूनी जवाबदेही और सोशल मीडिया की भावनाओं के बीच का टकराव, जिसे हमने अभी विस्तार से समझा। आज हमने कैमरन हेरिन मामले के तथ्यों, उसकी कानूनी प्रक्रिया और उस पर हुई असाधारण ऑनलाइन प्रतिक्रिया को गहराई से समझा। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि एक पल की लापरवाही कैसे कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये सिर्फ कैमरन हेरिन की जिंदगी नहीं है जो बदल गई, बल्कि जेसिका और लिलिया का परिवार भी है जिसे एक कभी न भरने वाला जख्म मिला है। बिल्कुल। और ये मामला हम सब के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। आज के इस वायरल सोशल मीडिया के युग में जब कोई भी मामला सेकंडों में सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन जाता है, तो क्या होता है? तो न्याय प्रणाली के लिए तथ्यों और कानून के शासन को सार्वजनिक भावना के दबाव से बचाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ये सवाल सिर्फ इस केस के लिए नहीं बल्कि आने वाले समय में न्याय की पूरी प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।